औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स कल के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पेप्टिक अल्सर को और आज हमारी सेकंड डिजीज है हाइपरटेंशन। हमने जिस तरह पेप्टिक अल्सर की तमाम चीजें डिस्कस की थी आज की क्लास में इंशाल्लाह हम हाइपरटेंशन को डिस्कस कर रहे होंगे। मैं रिपीट करता चलूं कि चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है एज पर फार्मेसी काउंसिल सिलेबस और चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हम अपनी फिजिकल क्लासेस में कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? अगर वर्ड को मैं ब्रेक करता हूं तो हाइपर का मतलब है ज्यादा और टेंशन का मतलब है फोर्स। तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो गया? आपकी ब्लड वेसल्स पर ज्यादा फोर्स लगना। ब्लड वेसल्स पर ज्यादा फोर्स लग रही है इसका मतलब आप कहते हैं सर देयर इज हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। ब्लड बहुत तेजी से सामने की तरफ भाग रहा है आपकी वेसल्स में, तो आप कह रहे हैं जो कंडीशन आपको जनरेट हो रही है बॉडी में उसे आपने नाम दे दिया हाइपरटेंशन का। अब थोड़ा सा अगर मैं कार्डियक साइकिल आपके सामने रिपीट करता हूं आपकी बेसिक फिजियोलॉजी की, तो आपने पढ़ा है कि आपका जो हार्ट है उसमें दो फंक्शंस हो रहे हैं। हार्ट का काम क्या है? हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन जो ब्लड को पंप करता है। पंप कर रहा है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो रिलैक्स होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो रिलैक्स होता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, कंटिन्यूअसली सेम चीजें वो रिपीट कर रहा होता है। तो हम यहां पर बच्चों कहते हैं कि हमारे पास अगर सिस्टोलिक प्रेशर 130 इंक्रीज करता है और अगर डायस्टोलिक प्रेशर 80 इंक्रीज करता है तो कंडीशन को आप हाइपरटेंशन कर सकते हैं, कह सकते हैं विद सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस कि पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट को कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त आप मेरा ब्लड प्रेशर नोट करेंगे तो शायद ये ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा मिलेगा आपको कि मैं ट्रैवल करता हुआ आया हूं, लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए सेटिंग बनाई है, सीढ़ियां चढ़ी थी मैंने, हो सकता है कि ब्लड तेजी से फ्लो कर रहा होगा। तभी एक अच्छा फिजिशियन एक मर्तबा ब्लड प्रेशर की रीडिंग पर ये डिसाइड नहीं कर लेता कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है। वो पोस्चुरल हाइपरटेंशन आपकी नोट करता है, वो 3-4 मर्तबा आपका टाइम लेकर ब्लड प्रेशर नोट करता है, देन उसके बाद वो प्रोसीड करवाता है। हम कहते हैं स्टेजेस क्या होंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। अब ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप आगे जाकर दवा में पढ़ रहे होते हैं कि लिखा होता है इफ इट इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन आपको ये दवा इस्तेमाल करनी है, इफ इट इज स्टेज 2 हाइपरटेंशन आपको ये दवा इस्तेमाल करनी है। तो यू मस्ट नो व्हाट इज मीन बाय टू डिफरेंट स्टेजेस। इफ इट इज स्टेज 1 तो आप कहते हैं सिस्टोलिक वुड बी 130 to 139 एंड डायस्टोलिक इज अराउंड 80 to 89 millimeters of Hg, that is millimeters of mercury. Now what is stage 2? हम कहते हैं सर stage 2 is something very severe. सिवियर है, सिवियर में हम कह रहे हैं नाउ सिस्टोलिक इज अबव 140, दैट इज समथिंग डेंजरस कंडीशन, एंड डायस्टोलिक इज 90 और हायर। तो ये इसको आप लोग अक्सर ना आम लफ्जों में ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर भी कहते हो। जो आम टर्मिनोलॉजी में पेशेंट के साथ बात की जा रही होती है कि आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर इतना और आपका नीचे का ब्लड प्रेशर इतना है, तो यहां पर ये ऊपर और नीचे की हम बात कर रहे हैं। हाइपरटेंसिव क्राइसिस से मुराद हम ये कहते हैं कि इफ the blood pressure is increased continuously, it may rupture your blood vessels, it may cause severe complications in your body. तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम नाम दे रहे होते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस का। What are the symptoms? आपको पता है हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। ये आपको अपने सिम्टम्स इतने ज्यादा शो नहीं करता, आप नॉर्मल रूटीन में मौजूद होते हैं और अचानक से ये सिवियर सिम्टम्स सामने लेकर आता है। सिवियर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? इट मे बी अ हेडेक, इट मे बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इट मे बी नोज ब्लीड। अब देखो जनरली ये सिम्टम्स और भी होते हैं ना, कितनी खतरनाक बात है। आप कल भी हमने पढ़ा था पेप्टिक अल्सर में भी प्रॉब्लम ब्रीथिंग की आ रही थी। तो बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको कितना इंपॉर्टेंट है हर चीज को एहतियात से समझना और एहतियात से याद रखना। आपने जाकर पेशेंट्स को डील करना होता है, तो आप सिर्फ इस बात पर कि जी नोज ब्लीड गर्मी की वजह से भी तो हो सकती है, ये भी तो मुमकिन है कि शरीर गर्मी और नक्सीर फट जाए, वो भी नोज ब्लीड कर रहा है, तो उस नोज ब्लीड का हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि आप कहें जी पेशेंट हाइपरटेंसिव हो गया है। तो 6-8 चीजें आपको जब तक पता नहीं चलती हैं आप ये फैसला नहीं कर सकते कि द पेशेंट इज हाइपरटेंसिव और नॉट। नाउ व्हाट आर द कॉजेस? क्या वजह है भाई, क्यों होता है हाइपरटेंशन? देखो कुछ बीमारियां तो आपको पता है ना वायरस बैक्टीरिया से होती हैं, उनको स्टॉप करना तो बहुत आसान है। मुझे पता लग गया अगर कि मच्छर की काटने से एक बीमारी हो रही है तो मैं क्या करूं, मैं अपने आप को मच्छरों से सेव कर लूं, किसी भी तरह से जाली पहन लूं अपने ऊपर, कमरा बंद कर दूं, स्प्रे कर दूं, मॉस्किटो लगा दूं, मैं मॉस्किटो से बच रहा हूं क्योंकि पता मॉस्किटो ने किया है। लेकिन अब ये पता ही नहीं अगर चले आपको कि व्हाट इज द बेसिक ऑर्गेनिक कॉज, तो फिर आप उसको रोक बहुत मुश्किल से सकते हैं। हम कहते हैं हाइपरटेंशन के दो कॉजेज हैं, एक हमारे पास कहलाती है प्राइमरी कॉज और एक हमारे पास कहलाती है सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज से क्या मुराद है? प्राइमरी कॉज से हमारी मुराद ये है कि ये वक्त के बाद हो सकता है, यानी इट टेक्स टाइम, बहुत सालों बाद हो गया आपको, और
जेनेटिकली आपके पास मौजूद था आपकी बॉडी में, दादा को था, परदादा को था, तो इट वाज समथिंग ऑब्वियस कि वो आपको भी हो सकता है। नेक्स्ट हम कहते हैं सेकेंडरी में इट मे बी बिकॉज ऑफ एनी किडनी डिजीज, इट मे बी बिकॉज ऑफ थायराइड प्रॉब्लम, इट मे बी बिकॉज ऑफ सम अर्लियर मेडिकेशन। कोई मदर ने उस वक्त स्लीपिंग पिल्स ली थी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल की हुई थी, इस तरह की कोई दवाइयां यूज हुई थी, या आपने आने वाली लाइफ में इस तरह की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी, तो दैट मे लीड टू द हार्ट कॉम्प्लिकेशंस एंड ड्रग्स। ये ड्रग्स मेडिसिन वाली ड्रग्स नहीं है, ये ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जिसको हम कहते हैं नारकोटिक्स के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो मिस यूज की जा रही होती हैं, उनसे भी आपके पास चांसेस इंक्रीज होते हैं। देन मूविंग टुवर्ड द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? रिस्क फैक्टर्स हम कहते हैं सर हमारे पास मेंस में यूजुअली अबव 64 एंड फीमेल में 65। जितना भी डेटा हम लिखते हैं ना, जैसे मैंने 64 लिखा यहाँ पर, वहां मैंने 130 लिखा, वहां 80 लिखा, दैट इज समथिंग बिकॉज ऑफ सम रिसर्च डेटा। ये मैं अपनी तरफ से आपके सामने नहीं बता रहा होता, कुछ डेटा बुक्स में अवेलेबल होता है, उसमें से हमें ये बात पता लगती है। ये जर्नल, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहेंगे नहीं सर मेरे तो घर में रिश्तेदार में एक शख्स है उनकी 70 एज है, उनको हाइपरटेंशन नहीं है, अल्लाह उनको सेहतमंद रखे। लेकिन जनरल हम बात कर रहे होते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 64 फॉर मेल्स एंड 65 फॉर फीमेल्स हाइपरटेंशन जनरेट होना स्टार्ट होता है। फैमिली हिस्ट्री अगर खानदान में किसी को है तो आपको होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओबेसिटी, अगर बहुत ज्यादा मोटापा है, मोटापा इसका मतलब बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है इसका मतलब वो आपकी लेयर्स पर कहीं जमा होना स्टार्ट हो रहा है। द पर्सन इज फिजिकली इनएक्टिव। फिजिकली इनएक्टिव में मतलब अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न नहीं करता, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज कहीं ना कहीं एक्युमुलेट हो रही है। टोबैको इस्तेमाल करता है, नमक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, और अल्कोहल यूज करता है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज वो यूज कर रहा होता है, दैट आर द मेन रिस्क फैक्टर्स। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? नाउ दिस इज वेरी डेंजरस एरिया, जहां पर हम कहते हैं कि बहुत नुकसान होता है। क्या क्या नुकसान हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस में? हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर मैं यहां पर जो फ्री स्पेस है इसमें एक हार्ट ड्रॉ करता हूं, आपसे कहता हूं दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर यहां पर ब्लड सप्लाई ब्रेक हो जाता है due to any reason, it may be because of for example atherosclerosis, it may be because of thrombosis, it may be because of coronary thrombosis। हुआ क्या, आप एक particular area को आपने चोक कर दिया। जब एक पर्टिकुलर एरिया चोक हो गया आपकी वेसल में, आपको नुकसान क्या हुआ सर? आपको नुकसान ये हुआ कि उस पर्टिकुलर जगह पर ब्लड नहीं पहुंच रहा, और अगर वो कोरोनरी आर्टरी थी तो आपके हार्ट को ब्लॉक करेगी। अगर आपके हार्ट को ब्लॉक कर रही है तो वो कंडीशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक कहला रही है। सो इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। हार्ट फेलियर है, नैरो वेसल्स इन द किडनी, नैरो वेसल्स इन द आईज, एनोरिज्म। ये मुख्तलिफ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन सब के पीछे वजह क्या हो सकती है? अगर हम देखते हैं, हमें मालूम है कि सर ये आर्टरी है तो फिर ये आर्टीरियोल है, और फिर उससे कैपिलरी बनती है जो ब्लड वेसल्स के अंदर जा रही होती है। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाती है तो फिर हमारे पास प्रॉब्लमैटिक है, आपकी वेसल्स आगे खराब हो सकती हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम कहते हैं सर वी कैन प्रिवेंट इट बाय यूज ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? खाने के कितने कंपोनेंट्स हैं? सिर्फ 5 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं 5 कंपोनेंट्स? हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स है। अगर ये 5 चीजें डाइट में, फिर हम मल्टीपल टाइप्स पर ले जाते हैं इसको। हम कहते हैं एक होता है ओवर न्यूट्रिशन, किसी कंपोनेंट का ज्यादा खाना, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, किसी कंपोनेंट का कम खाना, एक होता है मेल न्यूट्रिशन, कंपोनेंट सारे मिल रहे हैं लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं है, अमाउंट ठीक नहीं, जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिल रहा। और लास्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है जितना जितना चाहिए था उतना उतना लेना है, ज्यादा फैट्स नहीं लेनी है, ज्यादा सॉल्ट्स नहीं लेने, कोई भी चीज एक्सेस नहीं करनी है। एक्सरसाइज अगर की जाए, वेट नॉर्मल रखा जाए, स्मोकिंग नहीं की जाए, और स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लें। कल भी ये बात हमने डिस्कस की थी, स्ट्रेस आपकी बॉडी में मुख्तलिफ हार्मोनल चेंजेस करता है, और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में बेशुमार नुकसान हो सकते हैं। उन नुकसानों से बचने के लिए हम कहते हैं कि वी शुड नॉर्मलाइज द स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम खत्म कर दें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। यहां तक की बात हमें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फेज में बच्चों आइए इसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, तो इससे पहले हमने इसकी प्रिवेंशन, इसकी बाकी तमाम चीजें डिस्कस कर ली, और अब पर्टिकुलरली इस वक्त स्क्रीन पर हम इसकी ट्रीटमेंट देख रहे हैं कि व्हाट
टाइप ऑफ मेडिकेशंस टू बी यूज्ड। अच्छा, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आप देख रहे हैं 7 मुख्तलिफ तरह की मैंने यहां पर मेडिसिन्स लिखी हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैंने इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हैं, साथ में इनकी ब्रांड ड्रग्स भी लिखी हैं। ये हमें जरूर याद होना चाहिए। एक फार्मासिस्ट का डोमेन है कि जब वो हॉस्पिटल्स में या कम्युनिटी फार्मेसी में होता है तो वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के उसको पता तो हो कि वो कौन सी दवा दी गई है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आती है और आपको उसको चैलेंज करना है। आप उसको उस वक्त बेटा चैलेंज कर सकते हो जब आपको पता होगा कि अल्फा ब्लॉकर की जगह इसको बीटा ब्लॉकर दिया जा सकता है, इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी उस वक्त की स्ट्रेंथ नॉलेज पर। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो फार्माकोलॉजी आपने पढ़ी है, आई होप कि आपने कैटजिंग पढ़ी होगी, आपने गुडमैन गिलमैन पढ़ी होगी। उन बुक्स में इनके मैकेनिज्म्स भी लिखे हुए हैं। उन मैकेनिज्म्स का पता होना आपको इसलिए जरूरी है कि दवाओं के नाम तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे आपके लिए अगर आपको मैकेनिज्म्स नहीं पता होंगे। थोड़ा सा वक्त निकालिएगा इन मैकेनिज्म्स को पढ़ने का, ताकि आपको पता लगे कि पेशेंट कितने ब्लड प्रेशर पे कौन सी दवा दी जा सकती है। पैथोलॉजी के साथ साथ आपकी फार्माकोलॉजी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल चीजें आपको पता होंगी तो आप फिर डिजीज कंडीशन में उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस नंबर 1, डाययूरेटिक्स, जिन्हें हम वाटर पिल्स का नाम भी देते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन early used drug as a first line therapy for the patients of hypertension। कौन कौन सी दवाएं दी जा सकती हैं सर इसमें? इट में बी हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो माइक्रोजाइड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इट में बी इंडापामाइड जो लॉजोल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इट में बी एस्पाइरोनोलैक्टोन जो एल्डेक्टोन के नाम से अवेलेबल है। और इट में बी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स। ये मुमकिन है कि वो 2 ड्रग्स की कॉम्बिनेशन दी जाए। कल भी बेटा हमने बात की थी, अगर आपको याद है, फाइजर की एक प्रोडक्ट की आर्थ्रोटैक, जिसमें मेजोप्रोसोल भी शामिल है, डेक्लोफेनिक सोडियम भी शामिल है। आज भी हम ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारे पास सर हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और अमाइलोराइड अवेलेबल है मोडोयूरेटिक के। देखो, दवा का जो नाम दिया जा रहा होता है ना, इसको भी आपको पढ़ना आना चाहिए। इसलिए पढ़ना आना चाहिए कि इससे भी कभी कभी उसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक दवा है, उसका नाम है गोयूरिक, तो क्या आता है जहन में आपके जहन में आता है सर ये यूरिक एसिड को भगाने की बात की जा रही है, इसका एक्टिव होता है फेबुक्सोस्टाट। तो ये दवा अपने नाम से कितनी मिलती जुलती है, यूरिक को भगाने की बात कर रहे हैं। एक दवा आती है हमारे पास दर्दगौन, इसका एक्टिव होता है ड्रोटावेरिन HCl, जो क्या करता है, दर्द खत्म करता है। तो देखो नाम भी क्या रख दिया उसका, दर्दगौन। एक दवा का नाम आता है हमारे पास पेन गे, दर्द भगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्रीम की फॉर्म में। तो ये आपको बता रहा है मोडोयूरेटिक ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है सर, ये डाययूरेटिक क्लास से बिलोंग करता है। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी जो आप यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या चॉइस है सर, आपके पास चॉइस है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स, ACE जिन्हें हम नाम दे रहे होते हैं। इट में बी बेंजाप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालिप्रिल। कुछ बच्चे जब याद रखने के लिए कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं सर इनके लास्ट में प्रिल आ रहा होता है, इनसे हम पहचान लेते हैं, लेकिन उस वक्त से पहचान पाओगे बेटा आप जब आपके पास एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, आपके पास ब्रांड अगर होगा तो आपको याद करना पड़ता है। देन आप कहते हैं सर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसकी हम पहचान रखते हैं सर्टान्स। इसमें लास्ट में आपको ये टान मिल रहा होता है, लोजाटान, कैंडिसर्टान, वालसर्टान। तो ये मुख्तलिफ हार्ट के वालसर्टान पे मैंने ब्लॉक इसलिए किया चूंकि आप लोगों को अगर याद हो, हम अपनी क्लासेस में अक्सर डिस्कस करते थे कि डिक्लोफेनिक सोडियम और वालसर्टान दोनों के नाम से एक ही ब्रांड आ गया था मार्केट में, जिसको नाम दिया था वाल्टेक का। उसमें डिक्लोफेनिक सोडियम भी था और उसमें दूसरी कंपनी बना रही थी, कंपनी के नाम इस वक्त हम नहीं डिस्क्लोज करते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, लेकिन गूगल पे जरूर कीजिएगा जिनको ये बात नहीं पता। तो ये भी आपको एहतियात करनी होती है कि आपको ये पता हो कि इसके अंदर क्या चीज हो सकती है। वालसर्टान है तो वो उसका ब्रांड नेम क्या होगा, उसका जेनरिक क्या होगा। नेक्स्ट हम कहते हैं सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो आपके कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है। उसमें आपके पास एग्जांपल्स में आता है एम्लाइडिपिन एंड डेल्टायाजाम। अगर डेल्टायाजाम का नाम देखते हो तो आपको मिलता है कार्डिज़ेम। कार्डिज़ेम फिर आपको ये बता रहा है कि ये जेम का मतलब है इसमें डेल्टायाजाम मौजूद है, और कार्डी का मतलब है कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, हार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मैंने यहां पर लिखा ग्रेप फ्रूट इंट्रैक्शन। ग्रेप फ्रूट प्रोहिबिटेड है, हम मना करते हैं कि हम ग्रेप फ्रूट नहीं देंगे। किनको नहीं देंगे? उन लोग पेशेंट्स को नहीं देंगे जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे हैं, क्योंकि ग्रेप फ्रूट से कैल्शियम लेवल इंक्रीज होने का चांस है, तो वो कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। छोटी छोटी इस तरह की चीजें हम लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होते हैं, इनको जरूर याद रखा करें, ये आपके लिए आगे जाकर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा ब्लॉकर्स के लिए बच्चे कहते हैं सर लास्ट में
लॉल याद कर लें। ये लॉल लॉट्स ऑफ लव नहीं है, ये लॉल लाफ ऑफ लाफ नहीं है, ये लॉल एटिनोलॉल। लेकिन बड़ा एहतियात करना होता है। कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा फार्मेसी इतनी आसान है, हम आखिर में जिसके एलओएल आएगा वो क्या है, बीटा ब्लॉकर है। तो फिर गौर से देखिए इस नाम को, ये लोग पेनाडोल भी दे रहे होते हैं। जैसा पेनाडोल में भी ओएल आता है लास्ट में, इसमें भी ओएल आता है, इसमें भी ओएल आता है, तो पेनाडोल भी बीटा ब्लॉकर है नहीं। तो बड़ा एहतियात करना होता है जब आप राइम्स याद कर रहे होते हो। एक अच्छा प्रोफेशनल फार्मासिस्ट कोशिश करता है कि मेमोरी पर ज्यादा बेस करे। कहीं कहीं उसको अगर एज मिलता है राइम्स का तो वो भरपूर उन राइम्स का इस्तेमाल कर सकता है। अल्फा ब्लॉकर में हमारे पास शामिल है डॉक्साजोसिन, जिसका नाम देख रहे हैं आप कार्डियोरा, जो बता रहा है कि ये हार्ट के लिए दी जा रही है। मतलब कोई आपके सामने प्रिस्क्रिप्शन आती है और उस पर कार्डियोरा लिखा होता है, डॉक्टर्स तो ब्रांड लिख कर देते हैं, तो आपके जहन में फौरन क्या आ जाएगा, किस लिए इस्तेमाल कर रहा है सर, ये इस्तेमाल कर रहा है हार्ट के लिए। नेक्स्ट हम कहते हैं सर वेजोडाइलेटर्स। हुआ क्या है सर, हमारी हो सकता है वेसल्स जो कोई भी है, हम चाहते हैं कि वेसल्स के साइज को इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो दवा हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम नाम देंगे वेजोडाइलेटर्स का। और वेजोडाइलेटर्स में हमारे पास हाइड्रोलाजीन और माइनोडॉक्सिल शामिल है। और अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड है तो हम कहते हैं कि सर हमारे पास हम 2 से ज्यादा 2, 3, 4 भी इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरटेंशन को करते वक्त बेटा हम एक और काम करते हैं, अब हमें एक केस स्टडी डिस्कस करनी है। उस केस स्टडी में हम एक कॉम्प्लिकेशन लेकर आएंगे और उस कॉम्प्लिकेशन को हम देखेंगे कौन कौन सी मेडिसिन किस किस वक्त में दी जा सकती है और कैसे कैसे दी जा सकती हैं। तो एक केस अब मैं आप लोगों को आज इस लेक्चर के बाद व्हाट्सएप जो ग्रुप है आप लोगों का उसमें शेयर कर दूंगा आप लोगों से, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसे ऐड कर दूंगा। उस केस को सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है आप लोगों को। ये केस इससे पहले भी एक मरतबा सॉल्व हमने किया है, लेकिन अब तो एक कोर्स का पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस केस को हम इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस कर रहे होंगे और उस केस में हम सारी कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि ये तमाम चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं, क्लियर है। इस वक्त स्क्रीन पर आप अटेंडेंस लिखा हुआ देख रहे होंगे, उसी अटेंडेंस लिखे हुए का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और वो सेंड कर देना है ताकि आपकी आज की क्लास की अटेंडेंस मार्क कर दी जाए। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।